8 सितंबर 2025 काठमांडू की गलियों में अचानक एक तूफान उठता है। लाखों युवा हाथ में झंडे और दिलों में गुस्सा लिए सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार की एक घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक ने पूरे नेपाल की राजनीति हिलाकर रख दी। यह विरोध जेन जी यानी साल 1997 से 2012 के बीच जन्म लिए नौजवानों ने शुरू किया है। युवा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की वजह से नाराज है। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन क्यों लगाया? चाइनीज ऐप टिकटॉक इससे कैसे बच गया? नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से नाराजगी कैसे बढ़ी? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें जेन जी आंदोलन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है, खासकर 18 से 25 साल के बीच की उस पीढ़ी की जिसे जेन जी कहा जाता है। ये युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पले बड़े हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से जब सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी इन्हीं युवाओं में दिखी। प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर उन्हें खुद बैनर और पोस्टर बनाए, नारे लगाए और बिना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के विरोध जताया। यही वजह है कि इसे किसी दल या संगठन का आंदोलन न मानकर नई पीढ़ी की बगावत कहा जा रहा है, जिसे लोग जेन जी आंदोलन कह रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ? नेपाल सरकार का कहना है कि फर्जी अकाउंट से अफवाहें और नफरत फैल रही थी। इससे साइबर अपराध बढ़ रहे थे और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसके लिए सरकार ने कंपनियों से कहा कि वे नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन यानी कि 3 सितंबर तक का वक्त दिया गया था। जब फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसी कंपनियों ने तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें बंद कर दिया गया। पर मेटा जैसी कंपनियां रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा सकी? रजिस्ट्रेशन के नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना पड़ता और सरकार के साथ यूज़र का डाटा शेयर करना जरूरी कर दिया गया। कंपनियों को डाटा प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में ये शर्तें बहुत सख्त लग रही थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत या यूरोप जैसे बड़े देशों में कंपनियां लोकल प्रतिनिधि रख लेती है क्योंकि वहाँ यूज़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेपाल का यूज़र बेस छोटा है, इसलिए कंपनियों को यह बेहद खर्चीला लगा। अगर कंपनियां नेपाली सरकार की यह शर्त मान लेती है तो उन पर अन्य छोटे देशों में भी इन नियमों का पालन करने का दबाव पड़ता, जो काफ़ी खर्चीला है। यही वजह रही कि कंपनियों ने नेपाल सरकार की शर्त नहीं मानी और तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। पर टिकटॉक ने समय के साथ ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो उसे बैन नहीं किया गया। नेपाल में सरकार के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में युवाओं ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास व केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आग लगा दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बड़े मंत्रियों के आवास पर भी हमला किया और उनको तोड़फोड़ किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पोड़ा को उनके घर के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी की बौछारों और रबर की गोलियों से जवाबी कार्रवाई की। फिर उन्होंने रियल बुलेट चलाई जिससे 19 लोगों की मौत हो गई और कुछ तो झड़प में चोटिल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना उन्हें हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। जेन जी की निराशा को गुस्से में बदलने का काम नेपोटिज्म, करप्शन और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने, नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, शानो शौकत की पार्टियां और ब्रांडेड सामान यूज करने की सोशल मीडिया पर चर्चा ने किया। लेकिन इतने बड़े प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है? इन प्रदर्शनों के पीछे सोशल मीडिया और एक एनजीओ हामी नेपाल की बड़ी भूमिका रही। इस एनजीओ ने छात्रों को जुटाने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। हामी नेपाल के 36 साल के संस्थापक सुदान गुरुङ ने 8 सितंबर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी।